बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर घर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यू वाचिंग GBTV लाइव। आई एम योर होस्ट सैयद आसिम रज़ा। नवाज शरीफ साहब को अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस में नैब की अदालत ने 7 साल कैद सुना दी। उनको कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि एक्सपेक्टेड था। मैक्सिमम पनिशमेंट की जगह थोड़ा मिनिमम पनिशमेंट की तरफ लाया गया और तकरीबन $2.5 करोड़ जुर्माना उनको दिया गया सज़ा के तौर पे। 10 साल तक वो किसी अवामी ओहदे पर फाइज नहीं हो सकते और उनको नाअहल करार दिया गया 10 साल के लिए, और उनकी जायदाद ज़ब्तगी के भी ऑर्डर्स किए गए हैं। उनकी इस्तदा पर उनको कहा गया है कि जब उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि जी मुझे कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल किया जाए। ये उन्होंने इस्तदा की ताकि वो अपनी फैमिली से करीब रह सकें, लेकिन इसका डिसीजन अदालत के ऊपर है कि वो उनको कहाँ मुंतकिल करती है, क्या करती है। लेकिन अल्टीमेटली जो उनका फ्लैगशिप रेफरेंस था उसमें उनको बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया, उनको बरी कर दिया गया और उनको कहा गया कि इस पे ये केस बनता नहीं है। तो इस तरह ये 3 रेफरेंस थे, जिनमें से दूसरे रेफरेंस में पहला एक जो रेफरेंस था एवन फील्ड के हवाले से बात की जाती है, वो जायदादों के हवाले से था। उसमें ऑलरेडी वो सज़ा याफ्ता हैं जिसमें उनको बेल ग्रांट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और आज दूसरे रेफरेंस में उनको फिर सज़ा हो गई। आगे का लाएअमल कानूनी जंग होती है या सड़कों के ऊपर, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो आसिफ अली जरदारी, ओमनी ग्रुप, उसके साथ फरियाल तालपुर, बहरिया के जो चेयरमैन बहरिया टाउन है मलिक रियाज जैन मलिक, उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और जाली अकाउंट का जो केस है उसमें हुशराबा इंकशाफात हुए हैं, ख़ास तौर पे ओमनी ग्रुप के हवाले से, और जो GIT की जो रिवील हुए हैं फैक्ट्स, उसमें जो इंक्वायरी के हवाले से 24 अरब रुपए कर्जा दिलवाया गया सिंध बैंक से, और किस किस तरह अकाउंट्स को इस्तेमाल किया जाता रहा, कौन बेनिफिशरी रहा, किस किस के घरेलू अखराजात तक उन अकाउंट से पे किए जाते रहे। तो उसमें भी फ्रीज़ की गई हैं तमाम जायदादें इन लोगों की, उनको नोटिस सर्व किए गए हैं और 31 दिसंबर के नोटिस हो चुके हैं। प्रोग्राम कि हम अभी बताते चलें कि कोट लखपत का जो रिक्वेस्ट थी वो मंजूर कर ली गई है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जो उन्होंने इस्तदा की थी कि उनको उधर मुंतकिल किया जाए। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं इश्तियाक अब्बास साहब, सीनियर आप सहाफ़ी हैं, एडिटर हैं अखबार आईना जहां के, आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सिकंदर आज़म, आप तज्ज़ियाकार हैं, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। इश्तियाक अब्बास साहब, आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत अहम दिन है और इसके बाद इस मुल्क की सियासत का तयन भी होने जा रहा है, क्योंकि ये 2 बड़ी जमातें हैं, उनके सरबराहान जो हैं इस वक्त वो एहतिसाब के कड़े नरगे में नज़र आते हैं और बल्कि अपने अंजाम तक पहुंचते नज़र आ रहे हैं। एक तो पहुंच गए, आगे भी सूरत हाल नज़र आ रही हैं। तो उसके बाद हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम भी ख़तरे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुल्क के हालात ख़ास तौर पे इन दोनों जमातों के हवाले से अगर देखा जाए तो माजी में भी यही हुआ कि हालात ख़राब हुए। तो आज का फ़ैसला ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट की भी कार्रवाई जिसका मैंने जिक्र किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के हवाले से ऐसे बेशुमार फ़ैसले पहले भी आए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत ने इससे सबक नहीं सीखा और माजी में भी इस तरह के जितने फ़ैसले आए उनसे पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ नहीं गया। अल्लाह करे अब जो फ़ैसले सियासी होने जा रहे हैं इनसे पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए। ये सियासी फैसला नहीं, माजरत के साथ ये अदालती फैसले हैं। अदालती फैसला ज़रूर है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो ये उसको सियासी तो अंदाज में बदल दिया जाए तो और ये सियासी फ़ैसले ही कहलाए जाते हैं और इनका एक सियासी पस मंज़र भी होता है और इनके सियासी असरात भी होते हैं। मैं तो इस हवाले से इसको ज़रूर अदालती फ़ैसला हम कहेंगे, इसको हम तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदालत ने फ़ैसला दिया है, लेकिन बहरहाल ये सियासी फ़ैसले होते हैं और सियासी फ़ैसले पाकिस्तान की तारीख़ भरी पड़ी है उनसे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से लेके आज के दिन तक पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के हवाले से बेशुमार फ़ैसले हुए, लेकिन बदकिस्मती से ये जो सियासी फ़ैसले होते रहे इनसे मुल्क और कौम के लिए बेहतरी का कोई सबब निकल नहीं सका। तो हम दुआगो हैं कि अब जो ये अदालती और सियासी फ़ैसले हों इनसे मुल्क और कौम की बेहतरी हो। मुल्क और कौम की बेहतरी यही हो सकती है कि लूटा हुआ पैसा से वापस ले आया जाए। अल्लाह करे आ जाए तो फिर अल्लाह करे से बढ़ के और क्या होगा। सिकंदर आज़म साहब, आप कैसे देखते हैं? सर, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा फ़ैसला है और इस तरह के फ़ैसले पहले हो जाने चाहिए थे। फैसले तो अच्छे हैं, पहले हो जाने चाहिए थे। क्या आप समझते हैं कि नतीजा अखज़ होगा, जो हम चाह रहे हैं ऐसे नताइज हमें मिलें कि पाकिस्तान में लूटा हुआ पैसा वापस आए? जी सर, बेहतरी की तरफ जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि इससे जमहूरियत खतरे में, जो सो कॉल्ड कहा जाता है कि जमहूरियत खतरे इसको डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि जमहूरियत कैसे खतरे में नज़र आ रही है, ये सिस्टम खतरे में क्यों नज़र आ रहा है। क्योंकि ये 2 जो बड़े माहिदीन या सियासी रहनुमा हैं उनके तो जो अज़ाइम माजी में भी नज़र आते रहे और हमेशा
جو ایک اکاٹ کی بات کی جاتی رہی، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے اور اب کیا ہونے والا ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا تبصرہ کیجیے گا. ہم لیتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین. سکندر صاحب، بات ہے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے. جس طرح اشتیاق عباسی صاحب نے کہا کہ جو پاکستان میں ہمیشہ جو سزا اور جزا کا نظام ہوتا ہے، سیاسی فیصلے جو ہوتے ہیں یا سیاست کے حوالے سے جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کو سیاسی رنگ دے دیا جاتا ہے. وہ شہادت، سیاسی شہادت میں تصور کر لیا جاتا ہے جیسے بہت بڑا انتقام لیا جا رہا ہے یا ظلم ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سیاسی انتقام بن جائے گا یا پھر اس کو سیاسی شہادت کی طرف لے جایا جائے گا؟ سر، پارٹیز ہماری جو دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہ اس چیز کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں، لیکن کر رہے ہیں. کر سکتے کیا مطلب ہے؟ ان فیوچر فردر کر سکتے ہیں. سچویشن اور خراب ہو سکتی ہے، ملک جمہوریت کو جس طرح یہ کہتے ہیں کہ خطرہ ہے. لیکن ایکچولی بات یہ ہے کہ جو پیسہ ہے، پاکستان اتنا قرضوں میں ڈوب چکا ہے، وہ پیسہ اگر یہ واپس آئے گا تو ہمیں کوئی بیل آؤٹ ملے گا، کوئی فیوچر میں راہ نظر آئے گی. ان کی بات تو یہ ہے کہ پہلے بھی ایسے فیصلے ہوتے رہے ہیں، ایسے مقدمات ہوتے رہے ہیں، پھر انورود دیا جاتا ہے، پھر وہ استثناء ہو جاتا ہے، تو معاملات تو کہیں اور چلے جاتے ہیں. پھر تو آج بھی اسی طرح ہوگا، پھر تو وہ پھر سیاسی فیصلے بن جائیں گے. سر، این آر او کی بات ہوگی. اگر جو اس وقت ملکی حالات لگ رہے ہیں، اگر این آر او کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، ہمارے مثلا حالات اس طرح کے اکنومیکلی ہم اتنے ویک ہو چکے ہیں کہ یہ این آر او اگر اس دفعہ دے دیں گے ان دونوں کو، مطلب مسلم لیگ کے جو لیڈر ہیں اور پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں، ان دونوں کو اگر این آر او دے دیں گے تو اس کے بعد پھر ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یہ آخری موقع ہے. جس طرح کی پوزیشن ایک تھرڈ پارٹی ابھر کے سامنے آئی ہے ہمارے ریسنٹ الیکشنز میں، اس کے بعد اگر وہ تو ان کی نااہلی کی وجہ سے ابھر کے سامنے آئی نا، جو ویکیوم ان دونوں جماعتوں نے چھوڑا اپنی حکومتوں میں اور جو کچھ لوگوں کے ساتھ جو عوام کو اگنور کیا اور جو عوام کے اندر ان کی جو احساس محرومی تھی اس کو فل کرنے کے لیے وہ ایک جماعت سامنے آئی. اور جو کرپشن کا ایک افریت ہمارے سامنے موجود ہے اور ساری دنیا کو معلوم ہے، اس کے خاتمے کے لیے ان کا ایک ایجنڈا تھا، اس کے سامنے، اس کے اوپر وہ جیت کے سامنے آئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی وہ ایجنڈا یا وہ پاور جو وہ لے کر آئے ہیں یا وہ ووٹ لے کر آئے ہیں تو وہ اس چیز کو عمل درآمد کروا سکیں گے؟ سر، مین ہمارا جوڈیشل ہسٹری میں بھی یہی بیک لاگ رہا ہے نا کہ ہم عمل درآمد امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتے. جب حکومت کی ول نہیں ہوگی تو عدالتیں کیا کر لیں گی؟ وہی سر، مثلا ہمارا ایگزیکٹو جو ہے وہ بہت کمزور ہے. حکومت کی ول آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا عمل درآمد، مثلا ہمارے سوئس اکاؤنٹ میں کیا ہوا تھا؟ ہمارے وزیر اعظم قربان کر دیا تھا، لیکن سوئس اکاؤنٹس میں آپ نے سوئس گورنمنٹ کو خط نہیں لکھا. وہ ایگزیکٹو کی نااہلی ول آف دی گورنمنٹ آ گئی نا، وہ ایگزیکٹو کی نااہلی تھی. مثلا ہماری عدلیہ نے وہ کام فیصلہ پہلے بھی کیا تھا. وہی بات آ رہی ہے نا کہ اس دفعہ ہماری عدلیہ کے ساتھ اگر ہماری حکومت کھڑی ہوگی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری حکومت گورنمنٹ جو ہے وہ ساتھ دے گی، ایگزیکٹو مثلا عمل درآمد کروائے گی فیصلوں پہ، تو پھر انشاءاللہ اس کے رزلٹ ثمر آمد ہوگا. اشتیاق صاحب، ماضی میں بھی میں نے سوئس اکاؤنٹس کی بات کی ہے، آج پھر سپریم کورٹ میں فریال تالپور اور زرداری صاحب اور دیگر جو ان کے ساتھ کے لوگ شامل ہیں وہ اس وقت کٹہرے میں. ہم نے سوئس حکومت کو خط نہ لکھنے کے لیے اپنا ایک وزیر اعظم گنوا دیا پیپلز پارٹی نے، لیکن مجال ہے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کیا جا سکا ہو. 82 کروڑ ڈالر کا کچھ اکاؤنٹ کا سلسلہ تھا، اس سے پہلے وہ ہیروں والا ایک سلسلہ تھا، بہت سارے کنیکٹا کیسز تھے، اگسٹا ابدوزوں والا اسکینڈل تھا. تو یہ آپ نے جو ماضی کا تانا، مطلب میں اس کو تانا اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے اداروں کے اوپر براہ راست سے بات جاتی ہے، ہم اس کو تانا سمجھتے ہیں کہ ہم ماضی میں بھی نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے کرتے رہے، تو آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہی کچھ بن جائے گا؟ عاصم صاحب دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا جو لوٹا ہوا پیسہ ملک سے باہر ہے وہ ہر قیمت پہ واپس آنا چاہیے، اور جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کو کڑی واقعی سزا ملنی چاہیے. پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، لاقانونیت کا خاتمہ ہونا چاہیے، میرٹ کا بول بالا ہونا چاہیے. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ بات کوئی بھی کرے گا تو لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے نہ ماضی میں ایسا ہوا، نہ آئندہ مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیونکہ جس طرح اس کی وجوہات کیا ہیں، کمزوری کہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے؟ ہمارا جو احتساب کا نظام ہے، احتساب کا جو ہمارا نظام ہے وہ بڑی تنقید کی زد میں ہے. متنازع بنا دیا جاتا ہے یا متنازع ہے؟ سر، اس کے حوالے سے جو گفتگو کی جاتی ہے، جو چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ چیزیں بالکل بڑا ویلڈ رکھتی ہیں اپنے اندر کہ احتساب کا جو نظام ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. اور احتساب بیورو جو ہے یا احتساب کا جو سسٹم ہے اس کو زیادہ تر آپ حکومتوں کے بنانے میں اور بگاڑنے میں آپ استعمال اگر کریں گے، اور 2000 سے لے کے 2018 تک تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں، لہٰذا کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ آپ ایک بہتر نظام کی طرف امید کی جا سکتی ہے کہ بہتر نظام کی طرف جائیں گے؟ بہتر نظام کون سا ہوگا؟ کیا یہ سسٹم جس کو معذرت کے ساتھ ڈیموکریسی بھی کہا گیا اور ڈیموکریسی کے نام کے اوپر آمریت کا بھی راج کہا گیا، اس کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، ہم لیتے ہیں بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा भी खुश आमदीद कहते हैं। इश्तियाक साहब, इसको हम डेमोक्रेसी भी खुद कहते रहे, यही सियासी जमातें हैं जो फ़ौजी जो आमिर थे उनको दावत देते रहे, उनके साथ शामिल भी रहे, उधर ही से पल बढ़ के ये जमातें बनी। तो आप क्या चेंज मांगते हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो एक जो स्टेटस को की जमातें थीं आज वो कटहरे में नज़र आती हैं, और आप अगर निज़ाम में तब्दीली की बात करते हैं तो फिर तो ये निज़ाम सूट ही नहीं करता अगर इस तरह चलाना है तो। असम साहब, मैं कहता हूँ कि सियासी जमातों को आप अदालती फ़ैसलों के ज़रिए ख़त्म नहीं कर सकते। हमारी तारीख़ बताती है कि इस तरह के फ़ैसले सियासी जमातों को मजबूत करते हैं। अगर आपने किसी सियासी जमात को जो कि डिलीवर नहीं कर रही और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अगेंस्ट वो काम कर रही है, उस सियासी जमात को अगर आपने ख़त्म करना है तो आप उसको अवाम के अंदर रहने का मौका दें, अवाम उसको ख़ुद ख़त्म करेंगे। पॉलिटिकल फोर्सेस को अगर अदालतों के ज़रिए, एहतसाब के ज़रिए और इस तरह से आप ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो वो लोग कहीं ना कहीं से दोबारा उभर के सामने आ जाएंगे। बदकिस्मती से उन्हें हमदर्दी हासिल हो जाती है, वो हमदर्दी जो अभी हासिल हो रही है, जो आप समझते हैं कि जो आपने सियासी शहीद हासिल हो रही है। दूसरी बात यह है कि अगर हम एहतसाब का सिस्टम देखते हैं तो हमारा जो एहतसाब का काम है वो एहतसाब ब्यूरो ने उस तरह से नहीं किया जैसे होना चाहिए था। तो उस पर बेशुमार खराब करने वाली यही जमातें हैं, यही पॉलिटिकल निज़ाम है जिन्होंने कभी सैफुर रहमान का एहतसाब ब्यूरो बनाया और कभी कोई और एहतसाब ब्यूरो बनाया और अपनी जो पॉलिटिकल जो टारगेट्स थे उनको अवेल करते रहे। आज तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ नज़र आती है। मैं कभी भी सियासी जमातों को कोई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं देता कि सियासी जमातों की तारीख बड़ी शानदार है और बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं। ज़ाहिर उन्होंने भी गंद किया है, लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं कि जो आया उसने भी गंद ही किया ना जी। सियासी जमातों के अलावा जो भी आया उसने। जरदारी साहब का बयान यही है कि ये वो केसेस हैं जो नवाज शरीफ साहब ने मुझ पर बनाए थे, ये वही कवानीन है जिसको खत्म करने के लिए मैं तो कहता रहा। सियासी के अलावा जो भी आया उसने गंद ही जी किया। मैं सिकंदर आज़म आपकी तरफ आऊँगा। आप समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी है इसमें दो बड़ी जमातें जो माजी में एक दूसरे के साथ 90 की दिहाई में बात करती रहीं, जिसका इश्तियाक साहब ने भी जिक्र किया, जो हरकतें उन्होंने खुद की एक दूसरे के साथ, आज उसी का वो दोनों शिकार हो गई हैं। एग्जैक्टली पहली बात तो इश्तियाक साहब की बात को काउंटर करूँगा कि ये जो हमारा ये अभी केस चल रहा है ये नैब का तैयार करदा नहीं है। ये इसकी आप मंबा चेक करें तो ये इंटरनेशनली पनामा लीग से शुरू हुआ था। ये तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि हमारे कवानीन की ये जद में आके तो हम इन्हें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, अगर हम कोई इंटरनेशनल स्कैम सामने आता है, अगर हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो हमारा तासर दूसरी दुनिया में क्या जाएगा? पहली बात, अगर वो करप्शन उन्होंने की है, मनी लॉन्ड्रिंग में वो मुलविस रहे हैं, जिसका हम सब मानते भी हैं, इकरार भी करते हैं कि इन दोनों पार्टी के जो हेड हैं वो करते रहे हैं, इस तरह की माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि इनको क्लीन चिट दे दें कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये तो पहली दफ़ा हुआ है कि इंटरनेशनली इनको हमें पता चला कि ये इन्वॉल्व है इस तरह की प्रैक्टिसेस में। दूसरी बात, हमारे कवानीन की बात हो रही है, जो हमारे जब ये पकड़े जाते हैं तो तब ये एक रोना शुरू कर देते हैं कि जी हमारे ऊपर गलत दूसरी जो पार्टी इक़्तिदार में है वो गलत कवानीन हमारे लिए बना रही है या हमें पकड़ने के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइज करने के लिए। ये कवानीन आप अगर देखें ऑर्डिनेंस को 99 के एहतसाब ऑर्डिनेंस को, कवानीन में कोई फ्लॉ नहीं है। ये सिर्फ जब खुद पकड़े जाते हैं तब इन्हें फ्लॉ नज़र आते हैं, जब ये अपोजिशन में होते हैं तब इन्हें फ्लॉज नज़र आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कवानीन अगर हैं वो हमारे कवानीन बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ उनकी इम्प्लीमेंटेशन, पहले मैंने आपको बात की, इम्प्लीमेंटेशन में जो है एग्जीक्यूशन जो है उसमें प्रॉब्लम आती है। कवानीन के साथ साथ अदालतों में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, ख़ास तौर पे जो प्रोसिक्यूशन का काम होता है, अनफॉर्चुनेटली वो भी सियासी भर्तियों पे लोग आए हुए होते हैं। अफवाज मतलब पुलिस के अंदर अगर आप देखें तो एक लंबी फहरिस्त है जो इनके ज़माने में भर्ती हुए लोग होते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट्स में बात कर लें, हेल्थ सेक्टर में बात कर लें, तो जब इनको फेवर लेने की बात होती है एजेंसीज़ के अंदर ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो ये वो सारे लोग हैं जो कि फिर इनके इस तरह काम आ रहे होते हैं कि जब जेलों में आपको मिठाइयाँ खिलाने के लिए एक साथ हनीफ अब्बासी साहब की मिसाल मौजूद है, तो ये वही लोग होते हैं जो कि आप जिनको फेवर दे के अकरबा परवरी करके आपने उनको भर्ती किया होता है। तो ये एक पूरा सिस्टम जो है आपने क्रिपल डाउन किया होता है जब मेरिट ख़त्म हो जाता है। देखिए सर, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ मैं आपको उसको फिर दोहरा देता हूँ कि मैं इनकी बात से मैं एक ज़रूर इत्तेफाक करता हूँ कि अगर इस वक्त भी एहतसाब ना हो सका तो फिर शायद कभी नहीं हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब, थैंक यू वेरी मच। सिकंदर आज़म आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है, हम चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।